अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही मारूफ शख्सियत हैं, बिजनेसमैन हैं और गाड़ियों की फील्ड के अंदर बहुत ही पुराना एक नाम है। हमारे साथ मौजूद हैं इराक भाई, जो हारून मोटर से मुंसलिक हैं। और आज इनसे हम पता करते हैं, इनसे जानते हैं कि ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर जो इतना एक डाउनफॉल आया हुआ है, इसकी क्या वजह है और आगे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज आने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं तैमूर भाई? अल्लाह का खैरियत से हैं शुक्र, आप? आप सुनाए खैरियत से हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर फर्स्ट बहुत क्लास। शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत मुश्किल से आपका टाइम लेना है। नहीं तैमूर भाई, आप भाई हैं, आपने कभी भी कोई बात कही है और कभी भी कोई चीज़ आप कहते हैं तो आप आपकी बात को हम मना नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते। यू सर आर ऑलवेज वेलकम। सर बहुत शुक्रिया, आपने मसरूफियत में टाइम निकाला। इराक भी सबसे पहले ये बताएं, हम ए से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। आजकल हमने देखा कि किस मुल्क के किसी भी हिस्से में कारोबार नहीं है। और अगर हम इसी तरह गाड़ियों में अगर हम आ जाएं तो गाड़ियों पे डाउनफॉल बहुत ज़्यादा आया हुआ है। इसकी बेसिक वजह क्या है? ये क्यों इतना डाउनफॉल आया है गाड़ियों की मार्केट में? और आपके ख्याल मतलब ज़रा डिस्क्राइब ज़रा ब्रीफली करिएगा ताकि हमारे देखने वालों को समझ में आए। तैमूर भाई, मेरा ख़्याल है कि इसका कोई एक रीज़न नहीं है, मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, 3-4 रीज़न्स हैं। एक तो एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि हर काम के अंदर, हर बिज़नेस के अंदर एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। मेरे हिसाब से तो हमारी गाड़ियों की जो ये इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, ये एक सैचुरेशन पॉइंट है। सही है। इसका मतलब ये है कि एक एक लेवल होता है जिसमें हर चीज़ एक लेवल के ऊपर आके और वो स्टॉप होने लगती हैं, वहाँ रेजिस्टेंस आने लगती है, वहाँ मुख्तलिफ ऐसे रीज़न्स क्रिएट हो जाते हैं कि उन रीज़न्स की वजह से हमारी गाड़ियों के काम के अंदर मेरे लिहाज से ये डाउनफॉल है। उसके अंदर नंबर वन रीज़न जो है वो गाड़ियों की प्राइसेस इस हद तक बढ़ना कि 100% से ज़्यादा गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ना, बल्कि किसी किसी गाड़ी में तो 125%, 150% तक गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ जाना, ये मगर एक यहाँ पे गैर यहाँ मामूली यहाँ बात है। मैं आपकी बात को थोड़ा सा रोकूंगा। हम आज से अगर 1.5 साल पहले चले जाएं, जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट से पहले की अगर मैं बात करूं, तो गाड़ियों की प्राइसेस मुसलसल बढ़ रही थी। जब हम ये देख रहे थे कि गाड़ियों की सेल भी थी, सेल परचेज दोनों चीज़ें हो रही थी। मगर जब ये चीज़ स्टॉप हुई है या थोड़ी सी रिवर्स बैक हुई है, तो सेल बिल्कुल ख़त्म हो गई। तैमूर भाई, हमारे यहाँ जो लोगों का माइंडसेट है ना, वो एक स्पेकुलेटिव माइंडसेट है, सॉरी टू से, बट लोगों का जहन है सट्टेबाजी टाइप का जहन है। सही है। वो जो गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ रही थी, तो जितनी प्राइसेस बढ़ रही थी, हर नया आदमी गाड़ियों के अंदर घुस रहा था कि मैं भी ये गाड़ी ले लूँ, जब गाड़ी ले लूँगा तो मेरी भी प्राइसेस बढ़ जाएंगी और मुझे भी उसके अंदर 2 पैसे का फ़ायदा हो जाएगा। सही है। और जब लोगों ने ये बात देख ली कि अब गाड़ियों की प्राइसेस मैच्योर हो चुकी हैं और अब लोगों को नज़र ये आ रहा है, जैसे कि मैं आपसे कहता था कि डॉलर नज़र आ रहा है लोगों जी को जी। कि हो सकता है कि डॉलर 5-7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए नीचे आ जाए। तो लोगों का माइंड जो है स्पेकुलेटिव माइंड सेट है ना, तो लोगों के जहनों के अंदर है कि हो सकता है कि इसकी प्राइसेस रिवर्स बैक हो जाए। इस वजह से इसका इम्पैक्ट है कि लोगों ने बाइंग करना फिलहाल छोड़ ही दी है सही और है। लोगों के जहनों में है कि प्राइसेस रिवर्स बैक जा सकती हैं। तो रिवर्स बैक जाने के अगर ऐसा कुछ होगा तो ज़ाहिर सी बात है कौन आदमी है वो गाड़ी खरीदेगा, बल्कि लोगों का ज़्यादातर रुझान ये है कि जो उनका हाजिर स्टॉक है वो भी वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचे और बेच के फारिग होके बैठे। मगर अब तो हम ये देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी टाइम हो गया, 7-8 महीने हो गए नई गवर्नमेंट बने हुए भी। चीज़ें अपनी जगह पे स्टेबल हैं, मतलब ना वो नीचे की तरफ है ना ऊपर है। डॉलर भी हमने देखा कि स्टेबिलिटी की तरफ है। तो उसके बावजूद आप क्या समझते हैं लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल नहीं हो पा रहा? देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें, मैंने कहा ना, एक रीज़न नहीं है इसके अंदर। एक बहुत बड़ा रीज़न आप ये भी कह सकते हो कि लोगों की परचेजिंग पावर भी बहुत बड़ी डिस्टर्ब हुई हुई है। लोगों ने अपने खर्चे इतने बढ़ा लिए, लोगों के बिजली के बिल इतने बढ़ गए कि लोग गाड़ी के ऊपर तो बिल्कुल इन द एंड लास्ट में बिल्कुल लोग आते हैं और लोग ये समझते हैं कि भाई ये गाड़ी के ऊपर तो हमने मामलात को जब देखना है जब हम बाकी अपने सारे मामलात को तय कर दें। तो एक परचेजिंग पावर का भी बहुत बड़ा वो है और लोगों के स्टेबिलिटी तो है, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड लोगों के जहनों में ये बात भी है कि डॉलर रिवर्स बैक हो सकता है और प्राइसेस नीचे आ सकती है। तो जहाँ लोगों के जहनों में कहीं ऐसी बात होती है तो जाहिर सी बात है बाइंग नहीं निकलेगी, लोग वेट एंड सी करेंगे, लोग चाहेंगे पैसे कम हो जाए हम फिर बाइंग निकले लोगों की। तो ये आपको क्या लगता है, ये कॉन्फिडेंस की जो बहाली है या दोबारा जो रिवाइव होगी, चीज़ें दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी जो दोबारा होगी, ये कब तक हो सकती है? आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? या ऐसी क्या सिचुएशन आएगी जब अब ये सब चीज़ें नॉर्मल होना स्टार्ट होंगी? देखें, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं। मैं इस बहुत आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि चीज़ें जो है ना बहुत सारी नॉर्मलाइज्ड हो गई हैं
और आगे मज़ीद नॉर्मलाइज़्ड होंगी, चीज़ें बेहतर होंगी, लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा। मैं कहता हूँ खाली ये डॉलर स्टेबल भी कर जाए ना यहाँ, रिवर्स बैक ना हो, मेरी तो एक्सपेक्टेशन है कि 5-7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए डॉलर रिवर्स हो सकता है। अगर मैं कहता हूँ रिवर्स ना भी हो, स्टेबल ही यहाँ कर जाए ना, तो जब भी हमारी मार्केट्स की सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि लोगों में मज़ीद कॉन्फिडेंस आएगा, लोग मज़ीद परचेज़िंग करने के लिए निकलेंगे, इन्फ्लेशन में ओवरऑल आहिस्ता-आहिस्ता कमी आ रही है, महँगाई में कमी आ रही है। जब चीज़ें चारों ओवरऑल सारे फैक्टर्स की तरफ महँगाई कम होगी, तो गाड़ियों की प्राइसेस भी कम होंगी और एक लोगों की एक बाइंग पावर फिर निकलेगी दोबारा से। आप ऐसा तो नहीं समझते, मेरा मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोगों की, जैसे आपने जिक्र किया, हम लोगों की सट्टेबाजी वाली एक मेंटालिटी है। डॉलर अगर स्टेबल है तो हमें वो भी हजम नहीं हो रहा, बढ़ रहा था क्योंकि चीज़ें महंगी हो रही थी, हम सबको छक्के लग रहे थे, हम सब खुश थे। अब जब वो नॉर्मल अपनी जगह पे स्टेबल है तो हमें अभी मज़ा भी नहीं आ रहा। कहीं ये मेंटालिटी जो हमारी वाकई नहीं बन चुकी? 100% तैमूर भाई, मैं तो आपसे पहले ही ये बात कह रहा हूँ कि स्पेकुलेटिव माइंडसेट है हम लोगों का। हम लोग तो चाहते ही यही हैं कि स्पेकुलेशन हो। अब स्पेकुलेशन ज़रूरी नहीं है कि स्पेकुलेशन खाली तेज़ी में बढ़ते हुए हाँ, बाजार में हो, नीचे गिरते हुए बाजार में भी बिल्कुल है, स्पेकुलेटिव बिल्कुल। होती है। लोग ये चाहते हैं कि भाई जब नीचे गिर रहा है तो हम मज़ीद नीचे करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि उन्होंने चीज़ों को स्टेबल रखा हुआ है। उनको पता है कि हमारी कौम बहैसियत कौम एक बिल्कुल, स्पेकुलेटिव माइंडसेट रखने वाली है। इसी वजह से उन्होंने चीज़ों को इतना स्ट्रिक्ट किया हुआ है, उन चीज़ों की बिना के ऊपर आपको ये स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। बिल्कुल ऐसी भी। इसमें जो है आपकी फ़ील्ड के अंदर हमने देखा कि इसमें कोई इंटरेस्ट रेट का भी कोई लेना-देना था? बीच में हमने देखा इंटरेस्ट रेट काफ़ी ऊपर चला गया था। बिल्कुल अब ऐसी दोबारा बात है। नीचे की तरफ आ रहा है, तो इससे भी कोई फ़र्क पड़ा था? बिल्कुल 100% इंटरेस्ट रेट तो आप ये समझ लें ना हमारी इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा जुज़ है, एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बिल्कुल ऐसा हुआ कि सेक्टर्स चेंज करते हैं ना लोग। आज लोगों ने गाड़ियों में पैसे लगाए हुए हैं, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो लोगों ने इंटरेस्ट रेट के की वजह से लोगों ने बैंकों के अंदर अपने फंड्स डिपॉजिट करे, वहाँ बिल्कुल, से लोगों ने नफ़ा कमाना शुरू करा। अब दोबारा से एक्सपेक्टेशन ये है कि 2-3% ऑलरेडी गवर्नमेंट कम कर चुकी है। आज 4 तारीख है, मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट आज फिर अनाउंस कर रही है और एक्सपेक्टेशन है कि 2 से 3% गवर्नमेंट आज जो है मज़ीद कम करेगी। 2 से 3% बिल्कुल कम करेगी। तो जब ज़ाहिर-सी बात है गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम करेगी, लोग दोबारा से अपने फंड्स बैंकों में से निकालेंगे, उसको इकॉनमी में डालेंगे और ये इकॉनमी के लिए बहुत खुशाइंद बात है। इंटरेस्ट रेट कम होता है, इकॉनमी के लिए भी खुशाइंद है और ये जो हमारी गाड़ियों की फ़ील्ड है, इसके लिए भी एक खुशाइंद बात है। बिल्कुल ऐसी ही, बिल्कुल ऐसी ही। एक तो इंटरेस्ट रेट कम होने से पैसा आता है इकोनॉमी के अंदर, प्लस हमें उसका बेनिफिट यूँ भी मिलता है कि इंटरेस्ट रेट कम होने से जो लीजिंग और फाइनेंसिंग पे लोग गाड़ी लेने वाले हैं, उनको एक बहुत अच्छा मौका मिलता है कि वो कम इंटरेस्ट के ऊपर उनको गाड़ियाँ मिलनी शुरू हो जाएँगी। ओवरऑल एक ट्रेड स्टार्ट हो जाती है ना हर किसी बिल्कुल की। ऐसा ही है, मार्केट बिल्कुल के ऐसा अंदर ही है, पैसा आना स्टार्ट हो जाता है दोबारा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब आप अगर हम थोड़ी-सी गाड़ियों की फ़ील्ड के हवाले से थोड़ी गहरी बात करें, तो ये बताएँ कि हमने आए दर दिन देखा कि ये इम्पोर्ट पॉलिसी जो है गाड़ियों की, अक्सर चेंज होती रहती है और अभी पिछले दिनों हमारे फिर सुनने में आ रहा था कि गाड़ी पॉलिसी शायद चेंज करने जा रहे हैं, हाइब्रिड के ऊपर मज़ीद सख्ती करने जा रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? कोई गवर्नमेंट इदारों में आपकी कोई बात होती है? आपने कभी कोई अपना कोई पेशरफ़ पेश करी उनको, या कोई कोई स्टांस लेने वाला कोई नहीं है? बिल्कुल तैमूर भाई, मुख्तलिफ हमारी मिनिस्ट्रीज़ से बात होती रहती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का डायरेक्ट हम लोगों पे लिंक्ड है, हम लोग इन लोगों से लिंक्ड है और इनसे बातचीत होती रहती है इसी हवाले से। लेकिन एक्चुअली हमारी मिनिस्ट्री चाहती यही है कि वो लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करे। सही है। और एक आपने देखा होगा आजकल एक रुझान है कि लोकल इंडस्ट्रीज़ में भी हाइब्रिड गाड़ियों की बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। प्रोडक्शन बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने मुख्तलिफ कंपनीज़ ने लॉन्च करनी शुरू कर दी है। इसी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बहुत रुझान जी, नज़र आ बिल्कुल रहा है, ऐसी ही, हमारे यहाँ बिल्कुल। लोकली लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो अलग बात है, ये लोकल ही नहीं है, बिल्कुल, वो सारी चीज़ें मैनिपुलेटेड हैं और असम्बल्ड है बेसिकली। असेंबल्ड हैं, इम्पोर्ट करते हैं और वो सब। लेकिन बट स्टिल मैं कहता हूँ कि बेहतरी तो है ना। बिल्कुल हम सही है, अपने मुल्क के लिए खुश होना चाहिए कि कुछ भी हो रहा है, किसी भी तरीके से हो तो हमारे मुल्क के लिए ही रहे। बिल्कुल सही है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि यूज़ गाड़ियों को गवर्नमेंट डिस्करेज करे। ऑल्दो मैं नहीं समझता कि इस तरह 100% ऐसा करना चाहिए। ये मेरी अपना एक ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या इससे वजह है इसकी? इससे कॉम्पिटिशन रहता है ना मार्केट के अंदर तैमूर भाई। इससे मार्केट में एक हमने कॉम्पिटिशन की बहुत फ़िज़ा सारे कायम रहती है। आप मैंने आपकी बात काट दी, सॉरी। मगर हमने बहुत सारे ममालिक में हमने देखा कि लोग जो हैं, ममालिक जो हैं, वो इम्पोर्टेड गाड़ी को डिस्करेज ही रखते हैं। अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करें इंडिया की, तो शायद मेरे ख्याल से 1 साल पुरानी गाड़ी वहाँ मंगाना अलाउ है। बाकी लेकिन वो अलाउ नहीं करते। मगर हम दूसरी तरफ देखें तो उनका लोकल कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। उनके पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं। हमारे पास अब आ रहे हैं,
मगर अगर यही कंपटीशन रहेगा तो ऐसा आपको नहीं लगता कि वो ब्रांड्स आना रुक जाएंगे? तैमूर भाई मुझे एग्जैक्टली अपनी पड़ोसी मुल्क की पॉलिसी तो नहीं पता, लेकिन तैमूर भाई पूरी दुनिया के अंदर गाड़ियाँ इंपोर्ट होती हैं, ऐसी बात नहीं है। वो अपनी लोकल इंडस्ट्री को इतना मजबूत कर देते हैं कि अगर उनके यहाँ अगर इंपोर्ट होती भी हैं गाड़ियाँ, तो उससे उनकी लोकल इंडस्ट्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हमने अपनी लोकल इंडस्ट्री को मजबूत ही नहीं किया ना। सही उनके है। लिए ऐसी रेगुलेशंस, ऐसे बायलॉज ही नहीं बनाए कि उनको पिछले 25 साल में, 30 साल में, 40 साल में इतना मजबूत कर देते हैं कि बेशक अगर इम्पोर्टेड गाड़ियाँ इंपोर्ट हो भी हैं गाड़ियाँ, और इम्पोर्ट कोई मंगाई भी गाड़ियाँ बाहर से, तो उन कंपनीज को फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। उनको अपनी 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 कंपनी के ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़े उस चीज़ से। और मेरे लिहाज से कंपटीशन होने से, इम्पोर्टेड गाड़ियों का काम खुले रहने से, एक कंपटीशन, एक कॉम्पिटिटिव माहौल बनता है, बिल्कुल ऐसी है, और बिल्कुल ऐसी है। बड़ा लोगों के लिए आसानी रहती है। लोगों को पास ऑप्शंस होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं कि भाई हमने ये गाड़ी इस पैसों में मिल रही है, ये गाड़ी इस प्राइस से मिल रही है, हम जो चाहें वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये कंपटीशन भी हम जो देख रहे हैं ये 8 से 10 मिलियन की रेंज में ज़्यादा कंपटीशन है। अगर हम थोड़ा सा ऊपर चले जाएँ तो फिर कंपटीशन नहीं है। हम बिल्कुल अगर ऐसे नीचे आ जाएँ तो भी कंपटीशन नहीं है। बिल्कुल आपकी इसकी बात, क्या खास वजह है? बिल्कुल यही बात है। छोटी गाड़ियों के अंदर हमारा लोकल इंडस्ट्री का इतना फोकस्ड नहीं है, और बड़ी गाड़ियों पे ज़्यादा फोकस्ड है। मेनली देखें, टोयोटा थी पहले, होंडा थी और सुजुकी थी। सुजुकी एक वाहिद यहाँ पे हमारी कंपनी है जो लोकल गाड़ियों के अंदर छोटी गाड़ियों पे एम्फेसाइज करती है। बिल्कुल सही है। ऑल्टो बनाती है, कल्टस बनाती है, वैगनार बनाती है। इसके अलावा कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो यहाँ पे लोकली प्रोड्यूस्ड हो रही हो, सिवाय एक किया पिकांटो के। उसकी प्राइसेस भी इतनी बढ़ा दी थी कि वो भी 40 लाख पे पहुंच गई थी। उसके अलावा और कोई छोटी गाड़ी ऐसी नहीं है। यही मेरा पूछने का मकसद है ना कि छोटी में कंपटीशन क्यों नहीं क्रिएट करते? या अगर हम प्राडो, लैंड क्रूज़र साइड पे चले जाएँ तो लोकल इंडस्ट्री वहाँ भी नहीं जाती। ये 8, 10, 12 मिलियन की रेंज में घूमते रहते हैं। उसका मेन रीज़न यही है ना कि छोटी गाड़ी में नफ़ा कंपनीज को इतना नहीं बचता होगा। मैं तो यही बात समझता हूँ, इसी वजह से इतना फोकस नहीं करते। जितनी बड़ी गाड़ी, जितनी ज़्यादा प्राइस, उतना ज़्यादा टैक्सेस, उतने ज़्यादा उनके नफ़े। सही मेनली है। 100% मुझे तो यही बात लगती है। इसी वजह से अगर देखें छोटी गाड़ी के अंदर नफ़ा ज़्यादा होता ना, तो आपको ये सारी कंपनी जिस तरह बड़ी गाड़ियाँ लॉन्च कर रही हैं, 80 लाख वाली, 90 वाली, करोड़ वाली, 1.5 करोड़ वाली, उस तरह छोटी गाड़ियाँ भी कर सकते थे। मैं आप ज़ाती तौर पे क्या समझते हैं कि मिसाल के तौर पे 31 लाख की ऑल्टो है, तो कितना को नफ़ा हो सकता है गाड़ी के अंदर के? क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? तैमूर भाई, मतलब ये बात कहना ऐसा है कि एग्जैक्टली किसी का कॉस्ट एनालिसिस तो हमारे आगे नहीं है, एक लेकिन ऐसा नहीं है कि नफ़ा नहीं है, अच्छा खासा नफ़ा, मैं नफ़ा वही है। मेरा मतलब है, नफ़ा तो होगा, ऐसा लेकिन नहीं है। गवर्नमेंट के टैक्सेस भी बहुत हैं, ये बात भी हकीकत है। और कुछ भी है, इन सब का इन द एंड बर्डन जो है ना, वो वो एक आवाम आम पे आदमी ने, बिल्कुल, कंज्यूमर नहीं करना है, उसी के ऊपर बर्डन सारा पड़ता है। बिल्कुल ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी ही है। वो आम आदमी को बटन से बाहर निकालने के लिए तो हम यहाँ बैठे हुए हम बात कर रहे हैं कि आम आदमी को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। बहुत आसान सा हाल है तैमूर भाई, ये तो बिल्कुल बात ऐसी है आपकी कि बहुत ईजी इसका हाल है। सर वही तो सुनना चाहते हैं लोग। कंपटीशन की फ़िज़ा को कायम रखें, इंपोर्टेड गाड़ियों को मज़ीद रिलीफ दें। और इस इंपोर्टेड गाड़ी के आने से बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमारी कोई फॉरेन रेमिटेंस बाहर जाती हो, बल्कि इससे फॉरेन रेमिटेंस हमारी यहाँ मज़ीद आती है ड्यूटी की शक्ल के अंदर। मज़ीद कंपटीशन कहाँ कायम होता है यहाँ पे, एक फ़िज़ा बनती है, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस होती हैं। तो लोकल इंडस्ट्री को भी ये बात पता लगता है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, और हमारी आज खड़े रहने की जो हम आजकल ये गाड़ियों की प्राइसेस हम इतनी बढ़ा नहीं सकते। लोकल इंडस्ट्री को भी एक टफ कंपटीशन मिलता है इंपोर्टेड गाड़ियों से। मगर सर इम्पोर्टेड गाड़ियों से मैंने देखा वहाँ पे लोग डरते भी हैं कि यार इसमें जो है शोरूम वाले गलत गाड़ियाँ, एक्सीडेंट गाड़ियाँ, लाख 2 लाख चली हुई गाड़ियाँ दे देते हैं। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट भी लोगों के माइंड में चल रहा होता है। तो इसमें इससे किस तरह बचा जा सकता है फिर? मोर भाई, ये बात तो मैं कहूँगा कि पाँचों उंगलियाँ एक बराबर नहीं होती। इसके अंदर तो बिल्कुल ऐसा है कि सही लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। मगर सर यहाँ पॉइंट ये पैदा होता है कि एक आम आदमी जो होता है ना, जो हैंड टू माउथ आदमी है, जो अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई जमा करके गाड़ी खरीदने जाता है, जब उसके सामने कोई बुरा आदमी मिल जाता है ना उसको, तो वो बहुत परेशान होता है। लेट्स सपोज़ मुझे आपको अगर कोई बुरा आदमी मिल जाएगा ना, तो आप और मैं कहीं न कहीं सर्वाइव कर जाएँगे। मगर एक आम आदमी जो होता है ना, जो बिल्कुल हैंड टू माउथ आदमी होता है, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत से गाड़ी खरीदी होती है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता। उसको तो तैमूर भाई, मैंने आपसे पहले भी एक दफ़ा ये बात कही थी कि उस आदमी को तो यही करना चाहिए कि भाई किसी न किसी रेफरेंस से, किसी अच्छे बंदे के पास जाना चाहिए जिसके ऊपर वो उसका ट्रस्ट कायम हो सके।
आजकल जो ये नया शोशा का ज़माना है ना, कि लोग दूसरे की शोशा देख के और इम्प्रेस्ड हो जाते हैं सामने वाले से, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज अभी भी हमारे यूज़ कार डीलर्स ऐसे मौजूद हैं, जो बड़े पुराने लोग हैं, पुराना काम करने वाले हैं, रिलायबल लोग हैं, और वो कभी भी लोगों के साथ मिसट्रस्ट वाली, मिसकमिटमेंट्स वाली बात नहीं करते। और आज भी मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं, जो अच्छे लोग हैं और अच्छे तरीके से काम करते हैं, और अपना कभी भी जो ट्रस्ट का लेवल है उसको ज़ाया होने नहीं देते हैं आम आदमी के आदमी। ये जो आजकल थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन आ रही है, मैं नाम मुनासिब नहीं लूँगा लेना, आप समझ गए होंगे। मैंने देखा कि बहुत दफ़ा लोगों को इससे भी शिकायत रहती है, ये सही इंस्पेक्ट नहीं कर पाते। लोग ब्लाइंड होकर इन पे ट्रस्ट कर लेते हैं, मगर ये सही शायद इंस्पेक्ट नहीं कर पाते। तो इसकी कोई आप लोगों ने कोई वर्किंग की हुई है, या कभी आप लोगों ने कभी इनकी कंप्लेन करी, या बैक एंड पे कोई आपने कोई इस पे वर्किंग की हुई हो? तैमूर भाई, मेरा कभी, आप ये समझ लें, खुद से तो कभी ऐसा वास्ता नहीं हुआ, ना कभी ऐसा कभी मेरे साथ हुआ कि कभी मेरे साथ कोई ऐसी चीज़ हो गई हो। लेकिन ये ज़रूर है, लोगों के साथ बिल्कुल ऐसा होता है, और लोग इंस्पेक्ट कराते हैं, और इंस्पेक्शन कराने के बाद ऐसा होता है कि उनकी गाड़ी के अंदर कोई ऐसी चीज़ निकाल दी जाती है, या एज ए कस्टमर उनको सही बात बताई नहीं जाती। तो बिल्कुल ह्यूमन एरर की तो गुंजाइश है हर जगह के ऊपर। सही है। लेकिन अगर कोई जानबूझ के इस तरह कर रहा है, तो बिल्कुल उस कंपनी को और उसको बिल्कुल इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और अगर वो जानबूझ के उसके एम्प्लॉयज़ को जिस तरीके से कर रहे हैं, तो इन द एंड होगा क्या, वो कंपनी अपना ट्रस्ट लोगों के अंदर खो जाएगी, वो अपना कॉन्फिडेंस लोगों में बहाल नहीं कर सकेगी, क्रेडिबिलिटी अपनी कायम नहीं कर सकेगी। सही, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हम थोड़ी-सी अगर लोकल तरफ बात कर लें एक्साइज़ के हवाले से, हमने देखा कि एक्साइज़ के अंदर हमारी बहुत सारी चेंजिंग आती रहती हैं, टैक्सेस ऊपर-नीचे, कभी रजिस्ट्रेशन के पैसे ज़्यादा हो रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, कभी सीवीटी टैक्स ले रहे हैं, कभी नहीं ले रहे। तो इस सब के पीछे आवाम लोग जो है, एंड यूज़र इतना परेशान रहता है। मुझसे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी है यार कि आप जब भी इस टॉपिक की बात करें तो ज़रूर पूछिएगा कि इसकी एक स्टेबिलिटी, या इस पे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट आ गई है या नहीं आई है। लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इन सब चीज़ों में। तो इस पे कोई वर्किंग आप लोगों ने की हुई है? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल, ये एक अलमिया रहा है हमारे साथ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जो हमारी ये सिंध गवर्नमेंट है, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसके ऊपर वर्क कर रही है, डिजिटलाइज़ेशन के ऊपर। सही है। और ये अपने इस पूरे डिपार्टमेंट को डिजिटलाइज़ की तरफ लेके जा रहे हैं, और वन लिंक के ऊपर लेके जा रहे हैं। ये मैं आपको एक खुशखबरी दे रहा हूँ कि अच्छी बात हमारा है। जो सिंध गवर्नमेंट है, एक्साइज़ एंड टैक्सेशन का डिपार्टमेंट है, ये अपने आप को 100% डिजिटलाइज़ेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये एक आगे जाके आपको नज़र आएगा कि गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन होया करेगी, गाड़ियों के ट्रांसफ़र्स भी ऑनलाइन होया करेंगे, गाड़ियों के टैक्सेस ऑलरेडी ऑनलाइन पे हो रहे हैं। जी, बिल्कुल। सही है। और बहुत सारी चीज़ें सिंध गवर्नमेंट जो है हमारी, वो इस तरीके के काम कर रही है कि अगले महीने 2 महीनों में आपको एक बहुत बड़ा चेंज नज़र आएगा, और बहुत बेहतरी वाले मामलात नज़र आएंगे। ये तो आपने बड़ी अच्छी न्यूज़ दी है और बहुत खुशी की बात है अगर ऐसा हो जाए, इम्प्लीमेंट अगर ऐसा हो जाए तो। 100% तैमूर भाई, ये चीज़ें इन प्रोसेस हैं और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है। बायोमेट्रिक सिस्टम कुछ एक्टिवेट हो गया है हाफली, बाकी फर्स्ट जनवरी से मज़ीद एक्टिवेटेड हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें इन प्रोसेस ऐसी हैं कि वाक़ई इससे आम आदमी को, आम एक यूज़र को एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिलेगा, और उसके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा कि वो घर बैठे-बैठे अपनी सारी चीज़ें करा सकेगा। गाड़ी के ट्रांसफ़र्स भी, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन भी, गाड़ी के टैक्सेस ऑलरेडी जमा हो रहे हैं। सही है। तो बहुत ईज़ी चीज़ें हो जाएँगी, और बहुत रिलैक्सेशन वाली चीज़ें हो जाएँगी एक आम आदमी के लिए। ये जो बायोमेट्रिक आपने ज़िक्र किया, ये इम्प्लीमेंट हो चुका है? और अगर हो चुका है तो इसका किस तरह से यूज़ेज है? मतलब एक आम आदमी अगर गाड़ी बेच रहा है या खरीद रहा है, तो उसको किस तरीके से अपना बायोमेट्रिक कराना होगा तैमूर ये? भाई, सिंध गवर्नमेंट ने इसको फ़िलहाल 2 फ़ेज़ेज़ में एक्टिवेट किया है। एक तो 1 नवंबर से सिंध गवर्नमेंट खाली जो है परचेज़र का बायोमेट्रिक माँग रही है, अभी ओके, सेलर का बायोमेट्रिक नहीं माँग रही। ओके। जबकि 1 जनवरी से सिंध गवर्नमेंट ने परचेज़र और सेलर दोनों का बायोमेट्रिक मैंडेटरी कर दिया है। सही है। तो लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अपनी गाड़ियाँ नहीं ट्रांसफ़र कराई हुई, जिन को लोगों की गाड़ियाँ ओपन लेटर्स के ऊपर चला रहे हैं, तो वो 1 जनवरी से पहले-पहले अपनी गाड़ियाँ ट्रांसफ़र करवा लें। अगर ट्रांसफ़र नहीं कराएँगे, तो 1 जनवरी के बाद से मैंडेटरी होगा कि जो सेलर है, जिसके नाम के ऊपर गाड़ी है, उसका बायोमेट्रिक 100% लाज़मी है, चाहिए होगा। अगर आप नहीं अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र कराएँगे, तो आपको प्रॉब्लम आएगी, तकलीफ़ आएगी। आपका जो एक एसेट है, 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, करोड़ रुपए का, जो एक गाड़ी की शक्ल के अंदर बिल्कुल है, सही है। उसके अंदर आपको तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। तो इससे बहुत बेहतर होगा, आपके तवज्जुह से एक आम पब्लिक बिल्कुल, अवेयरनेस बिल्कुल, का एक ये बिल्कुल, मैसेज है सही है। कि लोग अपनी गाड़ियों को चाहिए, लोग लोग
पहली जनवरी से पहले पहले अपनी गाड़ियाँ अपने नामों पे ट्रांसफ़र कराएँ और मुश्किलात से और आने वाली तकलीफ़ात से बचें। अच्छा, ट्रांसफ़र की बात चल रही है तो बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं, आपको भी मिलते होंगे। बहुत सारे लोगों ने गाड़ियाँ बेची हुई होती हैं, अपने 5-5 साल हो जाते हैं, 4-4 साल हो जाते हैं। अब उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है। मगर जब उनको एफबीआर से या किसी भी ऐसे इदारों से लेटर आते हैं, उनको पता चलता है यार अभी तक गाड़ी मेरे नाम पे चल रही है। जो लोग गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं कराते, वो मतलब प्रीवियस ओनर के नाम पे चलते रहने देते हैं, उसका क्या हल है? लोग कैसे उसको ट्रांसफ़र कराएँ या किस तरह उनसे रिक्वेस्ट करें? उनका कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं है। इसका क्या तरीक़ेकार होता है? तैमूर भाई, अभी तो फ़िलहाल इसका कोई तरीक़ेकार नहीं है, लेकिन मैं आपकी तवज्जो से ये खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क कर रहा है और आगे जाके वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि जो आदमी गाड़ी अपनी बेच देगा किसी भी आदमी को, उसको फ़ौरन गाड़ी बेचने के बाद सिंध गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर उसको ये बात इंटीमेट करनी होगी। एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर उनको ये इन्फॉर्म करना होगा कि मैंने ये गाड़ी बेच दी है और उसकी सारी ज़िम्मेदारी जो है जिसको बेची होगी उसके ऊपर बर्डन उसके ऊपर चला जाएगा। सही है। एक बहुत ज़बरदस्त फ्यूचरिस्टिक सिस्टम सिंध गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन ये सिस्टम बनने के बाद अगर कोई आदमी अपनी गाड़ी किसी को बेच रहा है, तो वो उस सिस्टम के तहत बरी-उज़्ज़िम्मा हो जाएगा और सारा बर्डन जो है उसका उस बायर के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो कि आज गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं कराता। इसमें तो कोई टाइम लिमिट भी होगी? बिल्कुल टाइम लिमिट होगी। सिंध गवर्नमेंट इसके अंदर बेचने के बाद विदिन 15 डेज़ का टाइम देगी कि 15 डेज़ के अंदर-अंदर अगर कोई 2 प्राइवेट आदमी ये डील कर रहे हैं, एक सेलर है और एक बायर है, तो गाड़ी बेचने के बाद जब सेलर इंटीमेट कर देगा वेबसाइट के ऊपर, तो विदिन 15 डेज़ उस बायर ने गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र करानी होगी और अगर सही। बायर विदिन 15 डेज़ ट्रांसफ़र नहीं कराएगा, तो 20,000 रुपए से लेके और 1.5 लाख रुपए तक की पेनल्टीज़ हैं, बल्कि 3 लाख रुपए तक की पेनल्टीज़ हैं, जो उस बायर को भरनी पड़ेंगी अगर वो अपनी गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कराएगा। ये तो बहुत अच्छा साइन है मेरे ख़्याल से एक और इससे मेरे ख़्याल से आप लोगों की मार्केट को एक पॉज़िटिव बूस्ट भी मिलेगा। बिल्कुल, ये कार डीलर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा पॉज़िटिव साइन है और एक आम यूज़र के लिए भी एक बहुत बड़ा उनका जो बर्डन है ना, उनके सर पे जो एक हेक्टिक होता था कि यार हमने अपनी गाड़ी बेच दी लेकिन ये सामने वाला गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं करा रहा। सही है। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा एक साइन ऑफ रिलीफ़ है कि सिंध गवर्नमेंट एक ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम बना रही है, फ्यूचरिस्टिक सिस्टम, जो अभी तक पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी ने ऐसा सिस्टम नहीं बनाया होगा और इनकी ये मैं कोशिश करता हूँ मैं हम इनके लिए दुआ गो हैं कि बिल्कुल, अल्लाह अल्लाह ताला करे इनकी इस अल्लाह कोशिश के अंदर इन बिल्कुल। लोगों को कामयाब करे और ये हमारा सूबा है, हमारा मुल्क है, हमारा कराची है, हमारी गवर्नमेंट है, बिल्कुल ऐसी है। तो अल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट को वो कामयाब कहते हैं करे। ना बच्चा जैसा भी अपना बच्चा है, गवर्नमेंट जैसी भी हमारी गवर्नमेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अब मुझे एक बात बताइएगा सर, ये बहुत सारे लोगों का कंसर्न रहता है, ये आजकल हमने देखा कि अनरजिस्टर्ड गाड़ियों को या रोड पे चलती हुई एक्साइज पुलिस जो है टैक्स के सिलसिले में लोगों को रोक लेती है, या ये जो मैंने आपसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि नंबर प्लेट के जो मामला थे, अब लोग कहते हैं कि एक्साइज से हमारी नंबर प्लेट नहीं इशू हुई हुई, मगर पुलिस वाले उनको रोक के उनको तंग करते हैं, उनसे फाइन लेते हैं, चालान करते हैं। इसका कोई हल, इसका कोई सोल्यूशन आप लोगों के पास, आपने कोई बात उठाई है उसके ऊपर? तैमूर भाई, बिल्कुल हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो एक्साइज रिलेटेड ऑफिसर्स हैं उनसे बातचीत होती रहती है। देखें, अगर कोई आदमी इंडिविजुअली तौर के ऊपर कोई गलत काम कर रहा है तो बिल्कुल उसको गलत काम नहीं करना चाहिए। नंबर प्लेट सबकी गाड़ी में अप टू डेट होनी चाहिए और टैक्सेस सबके अप टू डेट नहीं, होने मुझे चाहिए। इत्तेफाक से आज सुबह ही एक साहब थे, मुझे बता रहे थे यार कि मैं अभी आते हुए जो है ना मेरा 2,000 रुपये का चालान हो गया। मैंने कहा क्यों हो गया? कहने लगा वो पुलिस वाले ने बोला भाई आपने ओरिजिनल नंबर प्लेट नहीं लगाई हुई, मगर मेरी नंबर प्लेट जो है अभी एक्साइज ने इशू ही नहीं करी है, तो मैं ओरिजिनल प्लेट कहाँ से लाऊं? सही बात है तो तैमूर भाई। इसका कोई ना कोई हल तो होगा कोई। बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि सिंध गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया, मैं देखें कोई स्पोक्समैन तो नहीं हूँ सिंध गवर्नमेंट का, मगर लेकिन माशाल्लाह क्योंकि मैं लिंक टू आपका तजर्बा इतना है, आप बिल्कुल लिंक में रहते हैं तो आपको आइडिया होगा, इसलिए बिल्कुल पूछ रहा हूँ ऐसी आपसे। बात है। जितनी बैकलॉग्स की नंबर प्लेट्स थी, बिल्कुल ये आज से 15-20 दिन पहले, महीने भर पहले, 2 महीने पहले ज़रूर ऐसा था कि नंबर प्लेट्स जो हैं वो बैकलॉग के अंदर थी और लोगों को नहीं मिल रही थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, पिछले 2 दिन से 3 दिन से एक्साइज डिपार्टमेंट ये बात कह रहा है कि जितनी बैकलॉग नंबर प्लेट्स हैं वो सब सिंध गवर्नमेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के पास आ चुकी हैं और सारी नंबर प्लेट्स, जितनी भी बैकलॉग नंबर प्लेट्स हैं पुरानी, वो सब अवेलेबल हैं। तो सही है। लोगों को चाहिए कि लोग एक्साइज डिपार्टमेंट से रुजू करें और अपनी पुरानी नंबर प्लेट्स लें और उनको सही है। लगाएं और तकलीफात से बचें।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की है राव भाई ने, और जिन जिनकी नंबर प्लेटें पेंडिंग हैं तो वो लाजमी एक्साइज डिपार्टमेंट से जो है रुजू करें। बिल्कुल 100% ऐसा ही है। सही है। अच्छा इराब भाई, हमने देखा कि आप इसके साथ साथ जो है आप माशाल्लाह और भी बहुत सारे कामों से इन टच रहते हैं, लिंक रहते हैं, और हर जगह आप माशाल्लाह आगे आगे होते हैं। हमने देखा कि आपकी सड़क पे ये मेट्रो का काम हो रहा है, मेट्रो का बस स्टार्ट होने लगी है। जी, इस पे हमने देखा कि ये आपकी एक्चुअली बीआरटी कहलाती जी है ना मुंबई। बीआरटी, बिल्कुल बीआरटी। इसमें माशाल्लाह आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बहुत ज़्यादा काम किया, अपने ऑटोमोबाइल जितने भी शोरूम वाले लोग हैं, भाई हैं आपके, इनको साथ लेके चलने के लिए, उनकी सहूलियात के लिए, ताकि इनका जो ये रोज़गार है वो ख़राब ना हो। तो इतना एक जज़्बा आपके अंदर कैसे पैदा होता है सर, हर काम में आगे आगे आने का? तैमूर भाई, मैं थोड़ा सा आपको पहले इसका बैकग्राउंड बताऊंगा कि ये एक बीआरटी एक मंसूबा है जो कि मलीर से शुरू हो रहा है और ये नुमाइश तक जा रहा है। तो इसके अंदर तकरीबन 1 किलोमीटर का एरिया है जो कि न्यू एम ए जिना रोड के इन बिटवीन ये बीआरटी चलनी है। ये जेल चौरंगी से लेके पीपल्स चौरंगी के दरमियान। सही है। तो इसके अंदर ये था कि जो मलीर, ये तकरीबन 40 किलोमीटर का तकरीबन एरिया है पूरा। सही है। तो इसके अंदर जो ये 1 किलोमीटर का न्यू एम ए जिना रोड, जिसके ऊपर सारे इस्लामिया कॉलेज वाली लाइन में जिसमें सारे शोरूम्स वाक़ हैं, तकरीबन वहाँ पे आप समझे कोई 550-600 शोरूम्स हैं। तो उस लाइन के अंदर जो शोरूम है वो बीआरटी जो ये इन्होंने डिज़ाइन करी है, जो मलीर के अंदर डिज़ाइन है, वही डिज़ाइन नुमाइश तक इन्होंने रखा हुआ था। ओके। अब कहीं पे सड़क है 90 फुट 90 मीटर चौड़ी, कहीं पे सड़क है 60 फुट चौड़ी, कहीं पे सड़क है 50 मीटर चौड़ी, कहीं पे सड़क है 40 मीटर चौड़ी। सही है। लेकिन डिज़ाइन एक ही फॉलो कर रहे थे। तो जब हमने ये देखा कि हमारी जो रोड की विड्थ है वो सिर्फ और सिर्फ 40 मीटर है, और ये वही डिज़ाइन फॉलो कर रहे हैं जो मलीर में कर रहे हैं या जो आगे यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगर कहीं 90 मीटर पे भी वही डिज़ाइन हो, और 50 मीटर पे भी वही डिज़ाइन हो, और 80 मीटर पे भी वही डिज़ाइन हो, तो 40 मीटर के ऊपर वो डिज़ाइन कैसे बन सकता है? बिल्कुल सही है। यानी कि उस रोड के अंदर फिजिकली इतनी जगह ही नहीं है कि वहाँ बीआरटी भी चल सके, और आम बीआरटी ट्रैफिक भी चल चलने के सके। बाद आम ट्रैफिक भी चल सके, और ट्रैफिक के बाद वहाँ पे क्योंकि अब कमर्शियल शॉप्स हैं, दुकानें हैं, और पूरा एक कमर्शियल हब है, तो वहाँ पे लोग गाड़ियाँ भी पार्क करते हैं, कस्टमर आने आने वाला गाड़ी पार्क भी करता है, और उसको गाड़ी खरीदने के लिए गाड़ी अपनी रोकनी भी पड़ती है, उतर के भी आता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि फिजिकली उस जगह के ऊपर सेम डिज़ाइन बन सके। बिल्कुल सही तो है। हमने जब इसकी पूरी मालूमात ली आज से 2.5 साल पहले 3 साल पहले, तो हमें ये पता चला कि इस जो ये प्रोजेक्ट है, इसका जो डोनर है, जो जो इसको फंड दे रहा है, वो एडीबी बैंक है, एशियन सही है। डेवलपमेंट बैंक। ओके। पहले तो हमने अपनी मिनिस्ट्रीज से कई दफ़ा कोशिश करी, और यहाँ पे जो ट्रांस कराची जो इसको बना रही है उनसे भी बहुत दफ़ा हमने राब्ते ये करे। बीआरटी मंसूबा जो है ये फेडरल के अंदर आ रहा है या सिंध गवर्नमेंट के नहीं, ये अंदर? बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट का मंसूबा है, सही है। और इसको फंड कर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, सही है। और एक यहाँ की सब्सिडियरी एक कंपनी है ट्रांस कराची के नाम से, सही है। वो इस प्रोजेक्ट को यहाँ बना रही है। ओके। तो हम ट्रांस कराची के पास भी गए, अपनी शिकायत लेके, अपनी तकलीफ लेके, फिर हम सिंध गवर्नमेंट के पास भी गए। तो कई जगह के ऊपर हम गए, लेकिन हमें ऐसा फील हुआ कि जैसे यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद हमने अप्रोच किया एशियन डेवलपमेंट बैंक को। ओके। एशियन डेवलपमेंट बैंक को मैंने खुद पर्सनली अप्रोच किया, मेरे साथ मेरी पूरी एक एसोसिएशन की हमारी एक टीम है जो कि लोकल लेवल के ऊपर अटैक एसोसिएशन कहलाती है, सही है। और उसके अलावा फेडरल के ऊपर एप्डा के तवस्सुस से हमने जो है अपनी पूरी टीम हमारी जो है उन्होंने अप्रोच किया एशियन डेवलपमेंट बैंक को, और उन्होंने हमें बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने हमें रिस्पांस दिया। हमने उनको अपनी तकलीफ़ बताई कि यहाँ पे इस रोड की चौड़ाई इतनी नहीं है कि ये यहाँ पे डिज़ाइन बन सके। तो उनकी मनीला से फ़िलिपाइन में हेड ऑफिस है उनका, उनकी पूरी टीम यहाँ हमारे पास आई, जबरदस्त। और इस्लामाबाद के अंदर इनके जो मेन कंसल्टेंट हैं वो सारे विज़िट करने के लिए यहाँ पर आए। और वाक़ई जब उन्होंने फ़िज़िकली विज़िट करा तो उन्होंने इस चीज़ को देखा कि भाई वाक़ई ये जो लोग कह रहे हैं ये सही गलत कह नहीं रहे कह हैं। रहे, ये सही कह रहे हैं। सही है। आप ये समझ लें पिछले साल 1.5 साल से हम उनके साथ इन टॉक्स मगर यहाँ पॉइंट 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 ये है कि आपने उनसे अगर रिक्वेस्ट करी या आपने अपनी बात रखी तो उनकी आपकी बात की सुनवाई भी हुई। बिल्कुल सुनवाई हुई, उन्होंने बाकायदा उस रोड को मेजर किया, उन्होंने पूरी उनकी कंसल्टेंट इंजीनियरिंग की उनकी पूरी टीम्स आई, उन्होंने उसको मेजर करने के बाद उस डिज़ाइन को देखा, और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि वाक़ई अगर ये डिज़ाइन बनेगा तो यहाँ पे बहुत मुश्किलात खड़ी होंगी। बिल्कुल सही है। उसके बाद उन्होंने हमारे साथ मिल के 8 ऑप्शंस डिज़ाइन किए, मुख्तलिफ ऑप्शंस, अच्छा। कि आप यहाँ पे कौन सा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं और किस डिज़ाइन के अंदर इस पूरी कम्युनिटी को रिलीफ मिलेगा। तो जो 8 उन्होंने हमें ऑप्शंस दिए उनमें से एक ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया,
और उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमारे उस एक ऑप्शन को, जो हमने एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर हमने उनको बोला कि यहाँ पे बनना चाहिए कि बीआरटी यहाँ से चढ़े एक एलिवेटेड पुल के ऊपर, ब्रिज के ऊपर, सही और है, नीचे सारा रोड क्लियर रहे और दूसरी साइड से वो बीआरटी गुजर जाए, नीचे आ जाए। ताकि बीआरटी भी उधर जाए और नीचे ट्रैफिक भी और जो शॉप्स है उनको भी कोई फर्क ना पड़े। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके ऊपर ये हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं और इन्होंने हमारे साथ एग्री करा कि वाकई अगर ये एक डिज़ाइन ऐसा बन जाए तो ये इससे ये होगा कि उस कम्युनिटी के पूरे जो ओवरऑल प्रॉब्लम्स हैं ये हल हो जाएंगे। तो अभी ये चीज़ इन प्रोसेस है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तो इसको अप्रूव कर दिया है। सिंध गवर्नमेंट के पास अभी ये जानी है और इन अप्रूवल उनके साथ अभी पेंडिंग में है मामला, लेकिन उम्मीद ये है कि वो भी हमारी इस तकलीफ को देखते हुए इसको अप्रूव कर देंगे। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से ये खुश नसीबी आप लोगों की कि आप लोगों के साथ मतलब ये एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इन्वॉल्व था। शायद अगर कोई लोकल कंपनी या लोकल के साथ कोई चीज़ होती तो शायद आप लोगों को वो रिस्पॉन्स ना मिल पाता जो आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दे दिया। बिल्कुल तैमूर भाई, ऐसे ही ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि कराची के अंदर किसी के आगे से कोई पुल बन रहा है या कोई ब्रिज बन रहा है तो उन लोगों ने उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करा हो। बिल्कुल ऐसी तो है। ये एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है। हमारे सारे शोरूम सर ये ओनर्स माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी और ऐसी है, आपकी एक जो है ना आपका वे ऑफ टॉकिंग, जिस आपने अभी भी हमारी वीडियो में हमारे पॉडकास्ट लोगों को जितना गाइड किया, तो मैं नहीं समझता कि कहीं भी आप जाके अपना प्रपोजल रखते होंगे तो कोई रिजेक्ट कर सकता है। तैमूर भाई, ये तो आपका क्या कहते हैं प्यार है और मोहब्बत है। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसी बात है भी। लेकिन खाली ऐसा नहीं है कि खाली मैं हूँ, मेरे साथ एक मेरी पूरी एसोसिएशन की टीम है जिसमें हमारे प्रेसिडेंट हैं चौधरी आमिर, जिसके अंदर हमारे जो है चेयरमैन हैं कमरान खान साहब, और उनके नीचे एक पूरी टीम है। अकेला आदमी कुछ भी नहीं होता, उनकी एक पूरी टीम के साथ मैं मिल के काम करता हूँ। और बिल्कुल एक वन मैन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एक आदमी का काम हो। लेकिन ये ज़रूर है कि एक 5 उँगलियाँ बन के एक मुट्ठी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी तो बिल्कुल कोशिश करना इंसान का काम है। कामयाबी देना या नाकाम करना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये अल्लाह के ऊपर। बिल्कुल ऐसी आपको पता है बहुत सारी चीज़ें अल्लाह के हाथ में होती हैं। सच्चे दिल से इंसान काम करे तो 100% कामयाबी इंसान की जो है ना वो होती बिल्कुल होती है। बिल्कुल। सर बहुत शुक्रिया आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और आपने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दी गाड़ियों के हवाले से, गाड़ियों की इंपोर्ट के हवाले से, गाड़ियों के टैक्सेस के हवाले से। आपको अल्लाह से ज़्यादा खैर दे और इसी तरह जो है अपनी फील्ड के हवाले से काम करते रहें और जो भी अपने आपकी फील्ड के जो प्लस माइनस पॉइंट्स हैं और लोगों को बताते रहा करें ताकि लोगों को जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा इसके लिए। तैमूर भाई, रियली अप्रिशिएटेड, आपने बुलाया, सो नाइस ऑफ यू सर, रियली थैंकफुल टू यू। सर मोस्ट वेलकम। ये थे राव भाई जिनका ताल्लुक जो है वो हारून मोटर से और पिछले 40-45 साल से इस फील्ड से मुंसलिक हैं और यकीनन इन्होंने आपको बहुत सारी वो बातें बताई होंगी, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी होगी लोगों आपको जिससे आपको यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और गाड़ियों से रिलेटेड, गाड़ियों के नंबर प्लेट्स, टैक्सेस से रिलेटेड आपको मज़ीद जो भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई तो लाज़मी इसको शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू तैमूर भाई।